नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन 2019 बन गया है। वे घोषित अघोषित तौर पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तभी उन्होंने जनता दल यू की कमान अपने हाथ में ली है। वे अपने मनमाफिक जनता दल यू को 2019 की चुनौती के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का और अर्थ न निकाला जाए। उनकी प्राथमिक जिम्मेवारी बिहार के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी योग्यता के बारे में फैसला तो जनता करेगी। दरअसल ऐसा कहना भी प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की पोजीशनिंग है। नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी बनना गलत नहीं है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे 3 ही नेता मुखर है: अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और नीतीश कुमार। तीनों अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी के आगे अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, लेकिन तीनों में कद, उम्र, अनुभव और अलायंस को चलाने की कसौटी में नीतीश कुमार आगे बनते हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ अलायंस बनाकर चुनाव जीतने का नीतीश कुमार ने जो कमाल किया है, उसका जनता में मैसेज है तो राजनीतिक जमात में भी मैसेज है। नीतीश कुमार ने सेकुलर जमात, नरेंद्र मोदी विरोधी मीडिया में अपनी साख बनाई है। मतलब नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ जितनी तरह की राजनीति है, उसकी वे धुरी बने हुए हैं या बन सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपने सलाहकार प्रशांत किशोर के साथ 2019 का ताना बाना बुने तो वह सहज स्वाभाविक है। दिक्कत यह है कि बिहार की उनकी गद्दी कांटों का ताज है। बिहार में वे क्या ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे जिससे देश में वैसी हवा बने जैसी मई 2014 से पहले नरेंद्र मोदी की बनी थी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य अपने को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से सीएम दावेदार पर चुप्पी साधी गई है। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि किसी को भी सीएम के दावेदार के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा। इसका कारण दावेदारों की संख्या है। योगी आदित्यनाथ से लेकर वरुण गांधी और स्मृति ईरानी से लेकर महेश शर्मा तक आधा दर्जन दावेदार खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस पार्टी कोई दावेदार पेश करती है तो उस समय भाजपा भी इस बारे में सोच सकती है। उससे पहले मौर्य की छवि हिंदू हृदय सम्राट वाली गढ़ने की कोशिश तेज हो गई है। उनके एक करीबी जानकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुसंख्यक ध्रुवीकरण के आधार पर ही जीता जा सकता है और इसलिए मौर्य के अध्यक्ष बनने के बाद से ही उनको कभी अर्जुन तो कभी कृष्ण के रूप में पेश किया जा रहा है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद 2 अलग अलग जगहों पर उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे। एक में उनको कृष्ण की तरह दिखाया गया तो दूसरे में अर्जुन की तरह। इसका मकसद उनको हिंदू आइकॉन के रूप में पेश करने का है, ताकि अगर पार्टी सीएम दावेदार पेश करने का फैसला करे तो पहला नाम उनका आए। वैसे योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह से अपने को पेश कर रही हैं और वरुण गांधी की ऐसी छवि पहले से रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति के तहत मोदी फोबिया को अपने प्रचार की थीम बनाया है। नीतीश कुमार के संघ मुक्त भारत के नारे से एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस ने पूरे देश में अल्पसंख्यक वोट एकजुट करने और खुद को उनका एकमात्र मसीहा दिखाने के लिए हर जगह नरेंद्र मोदी का भय दिखाने का फैसला किया है। एक रणनीति के तहत पार्टी ने तय किया है कि मोदी के आने या बने रहने का भय दिखाकर वोट मांगेगी। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत कर दी है। पहले 2 चरण के मतदान के बाद पार्टी ने प्रचार की थीम बदली है और ये कहना शुरू किया है कि ममता बनर्जी को वोट देने का मतलब मोदी को वोट देना है। अगले चरणों में मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान होना है और कांग्रेस व लेफ्ट दोनों को अंदेशा है कि मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस की ओर भी जा सकते हैं। तभी यह प्रचार शुरू किया गया है। तमिलनाडु में ईसाई और मुस्लिम वोट डीएमके कांग्रेस गठबंधन की ओर लाने के लिए वहाँ भी यह प्रचार होगा कि जयललिता को वोट देने का मतलब मोदी को वोट देना है। हालांकि वहाँ अल्पसंख्यक वोट कम है, फिर भी कांग्रेस इसका प्रचार करेगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में यही प्रचार मायावती के खिलाफ किया जाएगा। बसपा से तालमेल की कोशिशें सफल नहीं होने के बाद कांग्रेस यह प्रचार करेगी कि मायावती को वोट देने का मतलब मोदी को वोट देना है। सपा और कांग्रेस दोनों अल्पसंख्यक वोट बसपा की ओर जाने की संभावना से आशंकित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की उम्र का हवाला दिया तो उसे लेकर बहुत विवाद हुआ। कांग्रेस ने मोदी से माफी मांगने तक की मांग की, लेकिन बुजुर्ग नेताओं की उम्र का हवाला देना कोई नई बात नहीं है। पिछले चुनाव में केरल में राहुल गांधी ने वीएस अच्युतानंदन की उम्र का हवाला दिया था। राहुल ने कहा था कि क्या केरल के लोग 90 साल का मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब 5 साल बाद एक बार फिर वीएस अच्युतानंदन चुनाव मैदान में है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों के मोर्चे की उम्मीद उन्हीं से है। 92 साल के अच्युतानंदन पलाक्काड़ जिले की मलमपूझा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर लेफ्ट चुनाव जीतता है तो अच्युतानंदन सीएम भी बन सकते हैं। उनके विरोधी पी विजयन प्रकाश करात खेमे में है, इसलिए सीताराम येचुरी चाहेंगे कि वीएस कमान संभाले। बहरहाल वीएस अकेले नेता नहीं है जो 90 साल के हैं और सीएम के दावेदार हैं। तमिलनाडु में डीएमके का सारा दारोमदार भी 92 साल के एम करुणानिधि पर है। वे 13वीं बार विधायक और 6ठी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तिरुवरूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगले साल के पंजाब चुनाव तक 90 साल के हो चुके प्रकाश सिंह बादल भी अपनी पुरानी लांबी सीट से चुनाव लड़ेंगे। 84 साल के कल्याण सिंह के भी बतौर सीएम उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौटने की चर्चा आए दिन हो रही है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीद 82 साल के वीरभद्र सिंह से है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के फैसले की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि वे गलत भी हो सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक से संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया, तब चीफ जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस VK बिष्ट ने कहा कि लोगों से गलती हो सकती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या जज। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर किए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है। पिछले 3 दिन से इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही है। आज महावीर जयंती की छुट्टी के बावजूद अदालत ने सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के पहले हफ्ते में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। ये उनका अमेरिका का चौथा दौरा है, लेकिन वे पहली बार 2 पक्षीय वार्ता के लिए जा रही हैं। इससे पहले हर बार किसी बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान वे अमेरिका गए हैं। पहली बार वे बराक ओबामा के बुलावे पर जा रही हैं और अमेरिका के राजकीय अतिथि होंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह ने इस तरह की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रिटायर होने से पहले मोदी से मिलना चाहते थे और भारत अमेरिकी 2 पक्षीय मुद्दों पर वार्ता चाहते थे, इसलिए मोदी अमेरिका जा रही हैं। भारत और चीन के बीच जटिल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 19वें दौर की वार्ता हुई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन से वार्ता के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि अजीत डोवाल ने अपने चीनी समकक्ष यांग जीची से बातचीत की। गौरतलब है कि इस वार्ता से पहले दोनों देशों के संबंधों में मसूद अजहर प्रकरण से तनाव आया है। चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में वीटो के जरिए रुकवाया है। बहरहाल अजीत डोवाल और यांग जीची दोनों विशेष प्रतिनिधि होने के साथ साथ दोनों देशों के सभी 2 पक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भी अधिकृत हैं। अपनी इस यात्रा में डोवाल चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को बहुत सख्त लहजे में नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और उनकी सरकार 10-15 साल तक कहीं जाने वाली नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अगले कई साल तक आपकी ही सरकार रहने वाली है, इसलिए अधिकारियों के पास और कोई रास्ता नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि वे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, इसलिए जिसको पॉलिटिक्स करनी है वो इस्तीफा दे और चुनाव लड़कर सामना करे। उन्होंने दानिक्स अधिकारियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि यह हड़ताल पॉलिटिक्स के तहत की गई थी, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए कोई भी सरकार के पास नहीं आया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी का कायाकल्प करेंगे। पार्टी नए नाम और नए चुनाव चिन्ह की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और उनके बेटे को नीतीश कुमार अपने साथ लेंगे। अजीत सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाकर उनके बेटे जयंत को वे यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक बड़े रोड मैप पर काम हो रहा है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा।
नीतीश कुमार ने मिशन 2019 की तैयारी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी ने भी 2012 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद मिशन 2014 की शुरुआत की थी। उसी तरह नीतीश ने 2015 में लगातार तीसरा चुनाव जीतकर अपने मिशन की शुरुआत की है। उनका जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और फिर संघ मुक्त भारत बनाने का आह्वान करना इस तैयारी का संकेत है। उनके चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस समय उनके सलाहकार हैं और कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं। सो जाहिर है कि नीतीश के अभियान में कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। वह भूमिका कैसी रहेगी, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार के लिए सकारात्मक बातों में सबसे पहली बात उनकी छवि है। उन्होंने न्याय के साथ सुशासन की सरकार देने की छवि गढ़ी है। अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दूसरे दावेदारों के मुकाबले उनकी यह छवि ज्यादा कारगर होगी। संघ मुक्त भारत का उनका नारा भी उन्हें एक बड़े मतदाता समूह के साथ जोड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जनता दल यू का विस्तार होने वाला है। नीतीश कुमार एक नई पार्टी बनाकर उसमें चौधरी अजीत सिंह, बाबूलाल मरांडी और कमल मोरारका को जोड़ रहे हैं। यह नई पार्टी अखिल भारतीय स्वरूप वाली होगी। इस नई पार्टी के जरिए नीतीश कुमार और उनके चुनाव रणनीतिकारों की कोशिश 1996 के चुनाव को दोहराने की होगी। उस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बरक से जनता दल अखिल भारतीय स्तर पर लड़ी थी और उसके 45 सांसद जीते थे। इन 45 सांसदों के बूते पहले HD देवगौड़ा और बाद में IK गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उसके बाद यह राजनीतिक सिद्धांत भारत में स्थापित हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही गठबंधन का नेतृत्व करेगा। पिछले करीब 2 दशक से चल रहे इस सिद्धांत का इकलौता अपवाद नीतीश कुमार ही है। वे गठबंधन की छोटी पार्टी होने के बावजूद बिहार में सरकार के मुखिया हैं। ऐसा ही कुछ जादू वे अगले आम चुनाव में करना चाहते हैं, पर उनके इस अभियान में कुछ बाधाएं भी हैं। सबसे पहली बाधा खुद कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेताओं ने कहा है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उन्हें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना है। इसके बाद प्रादेशिक क्षत्रपों के आपसी झगड़े हैं। DMK बनाम अन्ना DMK, लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस, सपा बनाम बसपा, कांग्रेस बनाम बीजू जनता दल के ऐसे झगड़े हैं जिनके बीच भाजपा या कांग्रेस विरोधी एक मोर्चा बनाना किसी के लिए संभव नहीं है। फिर क्षत्रपों की चुनौती अपनी जगह है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता इस तैयारी में है कि अगर वे दूसरी बार CM पद की शपथ लेती हैं, तो उसके बाद दिल्ली 2 घंटे की दूरी पर है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने पैर फैला रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षा भी प्रधानमंत्री बनने की है। इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार अगले 3 साल में अपनी नई पार्टी की जड़ें दूसरे राज्यों में फैलाते हैं, बिहार में अच्छे कामकाज की हवा बनाते हैं और भाजपा विरोधी मोर्चे में दूसरी पार्टियों को जोड़ने की ठोस पहल करते हैं, तो अगला चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। संघ मुक्त भारत के उनके नारे पर उनके साथ कुछ पार्टियां जुड़ सकती हैं, लेकिन आम मतदाताओं को जोड़ने के लिए कोई नया नारा, नया एजेंडा लाना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की छटपटाहट का फैसला बिहार में उनके काम से होगा। नरेंद्र मोदी की वाहवाही गुजरात में काम से ही बनी थी, उस नाते अगले 3 साल नीतीश कुमार बिहार में क्या चमत्कार दिखा सकेंगे? बिहार में ही उनके मिशन के पंचर होने के खतरे कम नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय हैं। नवीन जी, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप बना लिया और वो प्रधानमंत्री पद के भी महत्वाकांक्षा बनाए हुए हैं? नेचुरल लग रहा है जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। अब शरद यादव इतने सालों के बाद पहली बार पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे। नीतीश कुमार ने पहली बार पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। ऐसा नहीं था कि शरद यादव एक टर्म और नहीं रह सकते थे। एक बार अगर 3 टर्म रह सकते थे तो 4 टर्म भी रह सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता था। नेचुरली 2019 का जो इलेक्शन है उसको पहले नीतीश कुमार पार्टी की टोटल कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे और उस दिशा में जो सामने उनका जो रोड मैप दिखाई दे रहा है उसमें ये इम्पोर्टेंट था कि वो कमान उनके हाथ में रहे। नहीं, लेकिन नवीन जी ये अजीब बात नहीं। देखिए, बिहार बहुत कांटों वाला ताज है। बिहार के अंदर जब तक आप काम नहीं करेंगे वहां पुण्यता अगले पूरे 3 साल तक अगर अच्छी हवा नहीं बने तो देश के अंदर कहां से होगा? मतलब उन्हें बिहार पे ही फोकस नहीं देना चाहिए था। देखिए, बिहार में वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिहार में काम नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो बिहार पर
ही फोकस देंगे तभी वो राष्ट्र की राजनीति कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जिस तरह काम करके अपना प्रचार ब्रांडिंग कर रहे हैं, वैसी स्थिति बिहार में कहीं कोई लक्षण नजर नहीं आ रही। उल्टे हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति को सवाल उठ रहे हैं, 10 तरह के सवाल है। ठीक है, आपसे सहमत हैं हम। हाँ। लेकिन कोई भी नेता जो रहता है उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती है, और कभी ये पॉसिबल नहीं रहता है किसी नेता के लिए कि वो अगर चीफ मिनिस्टर है और उसकी महत्वाकांक्षा है कि प्राइम मिनिस्टर बने तो केवल अपने राज्य पर ही ध्यान। नेचुरल है वो, नेचुरल है वो महत्वाकांक्षा, नेचुरल है, स्वाभाविक है सारी। नरेंद्र मोदी में भी ने भी गुजरात में रहते हुए महत्वाकांक्षा बनाई, लेकिन उसके साथ में गुजरात से जो मैसेज गए, बिहार में जो गुजरात के लोग गए, बिहार में गए हुए थे, वहां मतलब बिहार से हवा फैलनी पूरे देश में चाहिए, ये जरूरी है। देखिए बहुत कुछ काम हो रहा है, और हमको लगता है जब 2019 का इलेक्शन आएगा तो उसमें आप देखिए घर घर बिजली, प्राइम मिनिस्टर खुद जाकर बिहार में प्रशंसा करते हैं कि बिहार में सबसे अच्छा काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में। नीतीश कुमार ने प्रॉमिस किया है कि पानी हर घर पहुंचा देंगे। आप ये शराबबंदी वाला एक इतना बड़ा कदम है जिसका पत्रकारों में काफी घोर विरोध हो रहा है और इंटेलेक्चुअल्स में, लेकिन समाज के एक बड़े तबके नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत साहसी कदम है ये। और विमेन का वोट उन्होंने कंसोलिडेट किया बहुत बड़े पैमाने पर। तो 2019 का जो इलेक्शन होगा ये सारे फैक्टर काम करेंगे। तो एक तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बात से आश्वस्त हैं कि बिहार में जिस तरह जातिगत राजनीति होती है उसमें वो लालू यादव के साथ हैं, और ये डेवलपमेंट के जो काम करेंगे तो बिहार उनका सिक्योर्ड है, और उसके बाद वो तब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। नवीन जी, इसमें कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को कितना भरोसा दिया, या नीतीश कुमार उनसे कितना भरोसा मानते कि वो भी आगे अलायंस की राजनीति में उन्हें आगे करेंगे, या अभी इस पे जल्दबाजी होगी सोचना? इस पर जल्दबाजी होगी सोचना। मेरा मानना है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई नेता उभर कर आए जो राहुल गांधी को चैलेंज कर सके। नेचुरल है, कोई पार्टी नहीं चाहेगी, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति उभर कर आ सकती है, और जो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पार्टी हो, वो अलायंस करने के बाद और मर्जर, कुछ लोगों के साथ मर्जर हो, जेवीएम, अपना दल, चाहे आरएलडी, ये सब मर्ज करके और वो एक ऐसा एक पार्टी खड़ा कर सके, मतलब एक अलायंस बनाना, एक कुछ करना, जो कि वो थर्ड पार्टी के रूप में वो पार्लियामेंट में उनकी शक्ति रहे। बीजेपी, कांग्रेस और थर्ड पार्टी 25, 30, 40 सीट्स, अगर 35 सीट्स आते हैं एक तो लेकिन उसमें तो ममता बनर्जी को ज्यादा सीटें होगी, महाराष्ट्र की 48 में से न जाने क्या गणित बैठे, या जयललिता जी क्या बैठे, यही रहेगी कि वो एक थर्ड पार्टी के रूप में उभर कर आ सके। तो जो एक कांग्रेस को अगर उस तरीके से सफलता नहीं मिल पाती है जो कांग्रेस सरकार बना सके, तो ऐसी स्थिति में एक ओपन रहता है एक पॉसिबिलिटी कि वो स्नीक इन कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि वो एक थर्ड पार्टी के रूप में उभर कर आ सके जनता दल। इसमें अभी क्योंकि अजीत सिंह से सहयोग की बात या बाबूलाल मरांडी से सहयोग की बात, क्या कुछ तालमेल की बात, अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री क्या बनेगी या नहीं बनती लगती? देखिए अभी नीतीश कुमार का जो लग रहा है वो एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं, न कि अलायंस की। अलायंस इलेक्शन के दौरान आएगा। अभी पार्टी को विलय के लिए, वो जो होगा उनका अलायंस बनाने का, वो तो 2019 के इलेक्शन के पहले होगा। राइट नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पार्टी को एक्सपेंशन, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वो चाहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी भूमिका वो अदा कर सके। कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को एक कुर्मी लीडर के रूप में भी वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं लोग। 9-10% वहां पर कुर्मी है। और बुनियादी तौर पर बिहार से बाहर उनकी अप्रोच में सोशल इंजीनियरिंग का ही फैक्टर जलता है कि जैसे वहां उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, वैसे देश के अंदर भी अलग अलग इलाकों में सोशल इंजीनियरिंग करके वो अपनी कुछ गणित बनाए। ये कर सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार ने एक चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा उन्होंने कि जिस तरह का सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने सक्सेसफुल किया है कि वो जिस कास्ट से आते हैं वो कभी नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनका प्रोजेक्शन एक कास्ट लीडर के रूप में हो। 2% वो जिस कास्ट से आते हैं उसका 2% वोट है, लेकिन वो आज बिहार जैसे कास्टिस्ट जगह पर वो रूल कर रहे हैं 15 साल समय से कर रहे हैं अलायंस के साथ। तो 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो सोशल इंजीनियरिंग के वो मास्टर के रूप में उभर कर आए हैं। और उसका प्रयोग वो राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे उत्तर भारत में। अगर आप देखिए तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया अभी कि रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में लागू किया जाए, ये एक ऐसे समय पर आया है जबकि कहीं कहीं से भी वो आवाज उठनी शुरू हो गई कि रिजर्वेशन
को कम किया पर जाए, विचार किया जाए, पुनर्विचार रीथिंकिंग किया जाए। हाँ। तो वो इस दिशा में जो उनकी राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।